हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अपनी ग्लोबलाइजेशन की प्रमोट करने की पॉलिसीज को देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एलपीजी पॉलिसीज की मेरिट्स। लेकिन उससे पहले एक बार हम ग्लोबलाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमीज, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारी कंट्री को फ्री छोड़ दिया गया था कि वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्सचेंज कर सकती है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, इसमें हमारी WTO, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता है कि हमारी जो भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है उसे प्रमोट करने में, हमारे टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करने में, या जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन्हें रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन हो सके और मार्केट तक डिफरेंट कंट्रीज की एक्सेस रह सके। तो हमारी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या था, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने थे इसके 2 पैरामीटर्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर करता है हमारे जो हमारी एंटायर इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं। ये परवेसिव होते हैं नेचर में, यानी कि ये हर जगह हर सेक्टर में एप्लीकेबल होते हैं। अब इन मेजर्स में हम इंक्लूड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी को, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को। इसमें मेन काम हमारा क्या रहता है? इन मेजर्स में मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि जो भी हमारे BOP पेमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी पूरी इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, हम उनको दूर कर पाए। सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। इनका मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस पर फोकस करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स क्या होता है? यानी कि हमारी इकोनॉमी का शिफ्ट हो जाना किसी दूसरे सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर से हम प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर या अपने टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी को करते हैं, ट्रेड पॉलिसी को करते हैं, पब्लिक सेक्टर को, प्राइस पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी को। अब ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। अब हम देखते हैं हमारी मेरिट्स ऑफ LPG पॉलिसीज। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है वो अब हमारी ज्यादा वाइब्रेंट हो गई थी, यानी उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो और ज्यादा हमारी ट्रेंड अप हो गई और ज्यादा राइज हो गई, जिससे कि हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो भी इंक्रीज हुई। तो LPG पॉलिसीज की वजह से जो हमारी GDP थी वो इंक्रीज होकर हमारी 8% तक हो गई थी। सेकेंड पॉइंट है हमारा a stimulant to industrial production. अब LPG पॉलिसीज में क्या होता है, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था इंडियन इकोनॉमी का, इसमें हम उसको इंक्रीज करने में ध्यान देते हैं। यानी कि ये जो पॉलिसीज होती हैं इसने हमारी IT इंडस्ट्रीज थी उसको एक अलग ही पहचान दी। इसके थ्रू क्या था कि जो हमारी IT इंडस्ट्रीज थी वो ग्लोबल रिकॉग्निशन को पाने में भी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। थर्ड है अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट को पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जब भी एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इसने हमारी फिस्कल डेफिसिट को भी रिमूव करने में, उसको कम करने में हमारी हेल्प की। 1991 से पहले जो हमारी GDP परसेंटेज थी
वो कितनी थी 8.5, और एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी वो बहुत इंक्रीज हो गई, और धीरे धीरे जो फिस्कल डेफिसिट थी वो हमारी ओनली जीडीपी की 4% की रह गई, 8.5% से कम होकर। तो इसने हमारा क्या किया, फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने में अपना मेन रोल प्ले किया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा आ चेक इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है हमारा जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं और मनी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब क्या था, जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन भी हमारा ज्यादा होगा, लोग चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, जब डिमांड ज्यादा होगी तो उनके प्राइस क्या होंगे, राइज हो जाएंगे। तो जो एलपीजी पॉलिसी थी इसने हमारे इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प की। इन्फ्लेशन हमारे लिए क्या होता है, एक थ्रेट की तरह होता है। अगर ये थोड़ा बढ़ता है, प्राइसेस अगर थोड़े चीजों के बढ़े और इन्फ्लेशन लिमिट में हो तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर ये हमारे लिए एक लिमिट से आगे बढ़ जाए, इन्फ्लेशन उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो उस कंडीशन पे यही हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजर बन जाता है। तो जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर्स सॉवरेंटी। अब कंज्यूमर सॉवरेंटी मीन्स क्या होता है, यानी कंज्यूमर्स क्या थे हमारे, उनकी जो फ्रीडम थी टाइम के साथ वो बढ़ी। इसमें क्या था, जब लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलने लगी ग्लोबल मार्केट में तो बायर्स की भी इजीली उन तक पहुंच हो गई, रीच हो गई, वो इजीली किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते थे। प्रोड्यूसर्स हमारे क्या करते थे, कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करने लगे, यानी वही गुड प्रोवाइड करने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे हाउस होल्ड का ओवरऑल लेवल था एक्सपेंडिचर का वो हमारा राइज हो गया, जिससे जो वेलफेयर स्टेटस था वो भी हमारा राइज हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा a substantial increase in foreign exchange reserve। अब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, हमारी मेन प्रॉब्लम यही थी, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था। तो इसने क्या किया, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसको भी इंक्रीज करने में, उसे कंफर्टेबल लेवल तक लाने में हमारी हेल्प की। अब जो गुड फॉरेन रिजर्व होता है वो क्या करता है, हमारे इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को भी या हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी और इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेवेंथ पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद से जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था हमारा वो भी काफी इंक्रीज हुआ। इससे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसने सरप्लस जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और हमारी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी। न्यू टेक्नोलॉजी होने से क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज होने से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि सभी बिजनेसमैन को बेनिफिट मिलता है। एट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब एलपीजी पॉलिसीज के बाद से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब इंडिया की क्या थी, वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर के रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, उसकी एक पहचान बन गई। अब इससे इंडिया की न केवल इकोनॉमिक रैंकिंग वर्ल्ड में बनी बल्कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनका भी इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, जिससे कि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुए, वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा a shift from monopoly market to competitive market।
अब जब तक हमारी एलपीजी पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई थी तब तक हमारा इंडियन मार्केट जो था वो कैसा था, हमारा वो मोनोपोली मार्केट था। यानी अगर हम उनकी बात करें, कार्स की, रेफ्रिजरेटर की, एसी की या मोबाइल्स की, तो इतनी ज्यादा रेंज हमारे पास, इतने ज्यादा ब्रांड अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही सेलेक्टेड ब्रांड्स थे। सेलेक्टेड ब्रांड होने की वजह से मोनोपोली मार्केट चलता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन आया, मार्केट में इंटरनेशनल ब्रांड भी हमारे इंट्रोड्यूस हुए, तो क्या थे, चीजें और कॉम्पिटिटिव रेट पर हमें मिलनी स्टार्ट हो गई। यानी मार्केट जो पहले मोनोपोली चलता था वो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। और कंपटीशन में क्या होता है, हमें बेस्ट चीज बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिल जाती है और हमारे पास चॉइस करने के लिए काफी सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। अब एलपीजी पॉलिसीज की जहां कुछ मेरिट्स थी वहीं इसकी कुछ डिमेरिट्स भी थी, जिसमें फर्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इसने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ की, बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गया। जो हमारा उसका ग्रोथ रेट था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो पाया। यानी इसने क्या किया, हमारा जो हमारे सेक्टर्स थे उनके बीच में एक गल्फ क्रिएट कर दिया, जहां सर्विस सेक्टर और हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ कर रहा था, वहीं पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे ही बैकवर्ड रह गया। सेकेंड है हमारा अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं इनका मेन फोकस किस पे रहता है, अर्बन एरियाज पे रहता है। वो क्यों रहता है, अर्बन एरियाज में इनका फोकस होने का मेन रीजन होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी एस्टैब्लिश करते हैं वो मोस्टली अर्बन एरियाज में होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा रूरल और अर्बन गैप भी क्रिएट हो जाता है, दोनों के बीच में बहुत गैप हो जाता है। तो जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वो तो डेवलप हो जाते हैं, जबकि जो हमारे रूरल एरियाज हैं वो हमारे ऐसे ही रह जाते हैं अंडर। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इंडिया तो पहले से ही हमारा 200 ईयर से पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म को झेल ही रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम से। अब अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी एक्सपेंड हो जाएंगी, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल हमारा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म भी सफर करेगी। इस कंडीशन में क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करेंगी, उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल होंगे, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, जो पुअर हैं हमारे, जिनके पास फाइनेंशियली जो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और उनके बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या था, ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था। फोर्थ पॉइंट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्री में आई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे ग्लोबल ब्रांड्स मार्केट में आने लगे। अब जब ग्लोबल मार्केट में ब्रांड आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट होकर मनी स्पेंड करेंगे, उनके पास मीन्स ज्यादा होंगे, और इंडियन सोसाइटी धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मार्केट का साइज एक्सपेंड होगा, ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स तो इंक्रीज होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कंज्यूमर्स हमारे जो चीजों की डिमांड है वो हमारी काफी इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि एलपीजी ने हमारी ग्रोथ प्रोसेस को, इंडियन इकोनॉमी की इंक्रीज करने में हेल्प तो की, लेकिन वो ओनली इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस हमारी नहीं थी। इस ग्रोथ प्रोसेस में हमने क्या किया, सर्विस सेक्टर और अपने सेकेंडरी सेक्टर पे तो फोकस किया। आईटी सेक्टर ने तो हमारी ग्रोथ की,
लेकिन अगर हम बाकी चीजों की बात करते हैं, फार्मिंग सेक्टर की या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे वो शिफ्ट हो गए प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप की तरफ, यानी वो भी फॉरेन मार्केट में क्रॉप का एक्सपोर्ट करने लगे। अब जब वो क्रॉप को एक्सपोर्ट कर देंगे, उसकी वजह से जो डोमेस्टिक सप्लाई थी फूड ग्रेन्स की, वो क्या हो गई, हमारी शॉर्टफॉल हो गई, कम हो गई। और फूड ग्रेन्स को ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो गया, उसके बावजूद भी हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कराना पड़ा। जो प्रोडक्ट के प्राइसेस थे वो हमारे राइज हो गए। तो एलपीजी पॉलिसी ने हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट और उसको बैक पर छोड़ दिया। लास्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल इरोशन। कल्चरल इरोशन मीन्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के इरोशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने से क्या हुआ, हमारा जो फैमिली की तरफ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी की तरफ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। यानी कि अब हम क्या हो गए, सोशल कल्चर जो हमारा था उसमें हमारी लॉयल्टी होती थी फैमिली की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो इंडियन सोशल कल्चर जो था वो कहीं ना कहीं हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था हमने उसी को छोड़ दिया। तो जो हमारा कल्चर था वो चेंज होकर कहाँ चला गया, वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।